द करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आइए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं: गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी युवा मामले और खेल मंत्रालय, ऑप्शन सी संस्कृत मंत्रालय, ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। उत्तर बी, हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार 2022 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार का युवा मामले और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान करता है, जिसे तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। इन्हें साहसिक कार्य के क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों की उपलब्धियों को पहचानने और युवाओं में प्रभावी प्रतिक्रिया की भावना विकसित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का नाम तेंजिंग नोर्गे के नाम पर रखा गया था, जो 1953 में एडमंड हिलेरी के साथ माउंटेन एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाले पहले दो व्यक्तियों में से एक थे। आमतौर पर भूमि, समुद्र, वायु और साहसिक गतिविधियों के लिए 4 श्रेणियों में भूमि साहसिक, जल साहसिक, वायु साहसिक और लाइफ टाइम अचीवमेंट में एक पुरस्कार दिया जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। युकाटन प्रायद्वीप किन दो जल निकायों के बीच में स्थित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। नंबर 1, ऑप्शन ए पारिया की खाड़ी और कैरेबियन सागर, ऑप्शन बी सैन माटियास की खाड़ी और पारिया की खाड़ी, ऑप्शन सी मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर और कैलिफोर्निया की खाड़ी। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में मैक्सिको में पुरातत्वविदों ने युकाटन प्रायद्वीप के जंगल में एक प्राचीन माया शहर के अवशेषों की खोज की है। आपको बता दें कि युकाटन प्रायद्वीप पश्चिम और उत्तर में मैक्सिको की खाड़ी और पूर्व में कैरेबियन सागर के बीच स्थित है, इसलिए विकल्प सी सही है। इसमें कैम्पेचे, किंगटाना रू एवं युकाटन राज्य और दक्षिण में ब्राज़ील तथा ग्वाटेमाला के बड़े हिस्से शामिल हैं। इस प्रायद्वीप की औसत चौड़ाई लगभग 200 मील 320 किलोमीटर और समुद्र तट लगभग 700 मील या 1100 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संवैधानिक संस्था है। इसके पास मानवाधिकारों के उल्लंघन के किसी भी मामले की जांच करने में स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार नहीं है। इसके अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु तक पद पर बने रह सकते हैं। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कैदियों द्वारा आत्महत्या के प्रयासों को कम करने के लिए केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह जारी की है। बता दें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत का एक वैधानिक आयोग है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। यह संविधान द्वारा दिए गए मानवाधिकारों जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है और उनके प्रहरी के रूप में काम करता है। इसके पास मानवाधिकारों के उल्लंघन के किसी भी मामले की जांच करने में स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद पर बने रहेंगे, इसलिए कथन 3 भी सही नहीं। इस प्रकार तीनों में से कोई कथन सही नहीं, इसलिए इसका विकल्प डी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार और देश। पहला युग्म किंग अब्दुल अजीज सैद सऊदी अरब। युग्म 2 अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार अफगानिस्तान। युग्म 3 ऑर्डर ऑफ जायद भूटान। उपयुक्त में से कितने युग्म सुमेलित हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर ऑप्शन बी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न के संदर्भ में बात करें तो किंग अब्दुल अजीज सैद सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसका नाम आधुनिक सऊदी अरब के संस्थापक अब्दुल अजीज अल सऊद के नाम पर रखा गया है, इसलिए युग्म एक सुमेलित है। वहीं अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसलिए युग्म 2 भी सुमेलित है। इसके अलावा ऑर्डर ऑफ जायद संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, इसलिए युग्म 3 सही नहीं है, क्योंकि भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगादाग पेलगी कोरलो या ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो है। इस प्रकार केवल कथन 2 सही है, इसलिए विकल्प 2। अगला प्रश्न, ग्रीष्म अयनांत समर सोलिस्टिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 लैटिन में सोलिस्टिस शब्द का अर्थ है सूर्य का स्थिर रहना। कथन 2 इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को पड़ता है।
कथन 3, इस दिन सूर्य सीधे भूमध्य रेखा पर होता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी सभी तीन, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक कथन। बीते 21 जून को दुनिया भर में ग्रीष्म अयनांत समर सोलिस्टिस मनाया गया। बता दें कि लैटिन में सोलिस्टिस शब्द का अर्थ है सूर्य का स्थिर रहना, इसलिए कथन एक सही है। 21 जून को ग्रीष्म अयनांत के दौरान उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस दिन सूर्य कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ठीक ऊपर होता है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। इस अयनांत के दौरान पृथ्वी की धुरी इस तरह झुकी होती कि उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर इंगित हो जाता है। इस प्रकार केवल एक कथन ही सही है, इसलिए विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है, हेलियोपोलिस मेमोरियल ग्रेव कब्रिस्तान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मिस्र के काहिरा में स्थित है। हेलियोपोलिस पोर्ट टेविक मेमोरियल और हेलियोपोलिस अडेन मेमोरियल, इसके दो भाग हैं। हेलियोपोलिस अडेन स्मारक लगभग 4000 सैनिकों भारतीय सैनिकों की याद दिलाता है जो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए थे। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है उत्तर बी, केवल दो कथन। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने हेलियोपोलिस युद्ध कब्रिस्तान में हेलियोपोलिस पोर्ट टेविक स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि हेलियोपोलिस युद्ध कब्रिस्तान मिस्र के काहिरा में स्थित है, इसलिए कथन एक सही है। यह कब्रिस्तान हेलियोपोलिस पोर्ट टेविक मेमोरियल और हेलियोपोलिस अडेन मेमोरियल नामक दो भागों में विभाजित है, इसलिए कथन 2 सही है। हेलियोपोलिस पोर्ट टेविक स्मारक लगभग 4000 भारतीय सैनिकों की याद दिलाता है जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिस्र और फिलिस्तीन के विभिन्न अभियानों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे, इसलिए कथन 3 सही नहीं, क्योंकि कथन 3 में द्वितीय विश्व युद्ध का जिक्र किया गया। इस प्रकार केवल 2 ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न, खनिज सुरक्षा साझेदारी MSP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जापान के नेतृत्व वाला पहला महत्वपूर्ण खनिज क्लब है। इसका उद्देश्य विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं में सार्वजनिक और निजी निवेश को उत्प्रेरित करना है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। ऑप्शन बी, केवल दो। हाल ही में भारत खनिज सुरक्षा साझेदारी MSP में शामिल हुआ। आपको बता दें कि खनिज सुरक्षा साझेदारी MSP अमेरिका के नेतृत्व में 14 देशों का एक खनिज क्लब है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। इसमें अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कोरिया गणराज्य, स्वीडन, UK, यूरोपीय आयोग, इटली और अब भारत भी शामिल हो गया है। इसका उद्देश्य विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं में सार्वजनिक और निजी निवेश को प्रेरित करना है, इसलिए कथन 2 सही है। यह सार्वजनिक और निजी परिवहन के बड़े हिस्से को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करके भारत की गतिशीलता को बढ़ाएगा, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न, रेडियो टेलीस्कोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, यह 1 मिलीमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर की से अधिक तरंगदैर्घ्य तक की रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। कथन 2, यह गहरे अंतरिक्ष से सूक्ष्म रेडियो तरंगें एकत्र करता है और उन्हें प्रवर्धित एम्पलीफाई करता है। कथन 3, इसे रेडियो तरंगों के बेहतर संग्रह के लिए कक्षा में लॉन्च किया जाता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, ऑप्शन सी सभी तीनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी केवल दो। रेडियो टेलीस्कोप एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो वैज्ञानिकों को रेडियो तरंगों का उपयोग करके ब्रह्मांड को देखने में मदद करता है। इसमें 1 मिलीमीटर से 10,000 किलोमीटर से अधिक तरंगदैर्घ्य वाली रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है, इसलिए कथन एक सही है। यह अन्य उपकरणों की मदद से गहरे अंतरिक्ष से सूक्ष्म रेडियो तरंगों को एकत्र करता है। यह वैज्ञानिक अध्ययन के लिए रेडियो तरंगों पर ध्यान केंद्रित करता है और उन्हें प्रवर्धित करता है, इसलिए कथन 2 सही है। यह कई खगोलीय पिंडों जैसे सितारों, आकाशगंगाओं और ब्लैक होल से रेडियो तरंगों का पता लगा सकता है। यह जमीन पर आधारित टेलीस्कोप है जिसमें बड़े आकार के एंटीना के उपयोग की वजह से इसे कक्षा में स्थापित नहीं किया जाता है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। इस प्रकार केवल 2 कथन ही सही है, विकल्प बी। हाल ही में चर्चा में रहा वैगनर ग्रुप का एक स्वैच्छिक निर्यातक नियंत्रण व्यवस्था, एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी, एक यूक्रेन समर्थक समूह, एक शांति
शांति स्थापना संगठन, इसका है सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, प्राइवेट कंपनी, मिलिट्री कंपनी। वैगनर ग्रुप रूस के मॉस्को में अपने विद्रोह को लेकर चर्चा में बना हुआ है। इससे आधिकारिक तौर पर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी वैगनर कहा जाता है, इसलिए विकल्प बी सही है। इसे 2022 में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था और इसका मुख्यालय सेंट पीटर्सबर्ग में स्थापित किया गया है। इसकी पहचान पहली बार 2014 में हुई थी, जब पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थक अलगाववादी ताकतों का समर्थन कर रहा था। पहले यह एक गुप्त संगठन था जो ज़्यादातर अफ्रीका और मध्य पूर्व में संचालित होता था। ऐसा माना जाता है कि इसमें लड़ाकू के रूप में ज़्यादातर रूस की विशिष्ट रेजिमेंटों और विशेष बलों के दिग्गज शामिल हैं। अगला प्रश्न, आसियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, म्यांमार इसके सदस्य हैं। कथन 2, इसका आदर्श वाक्य एक दृष्टिकोण, एक पहचान, एक समुदाय है। कथन 3, 1995 में आसियान सदस्यों ने बैंकॉक संधि के तहत दक्षिण पूर्व एशिया में परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी सभी तीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपयुक्त तीनों। हाल ही में चीन के साथ क्षेत्रीय तनाव के बीच दक्षिण पूर्व एशियाई देश के संगठन आसियान ने अपने पहले संयुक्त सैन्य अभ्यास की योजना बनाई है। बता दें कि आसियान 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक समूह है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया इसके सदस्य देश हैं, इसलिए कथन एक सही है। इसका आदर्श वाक्य है एक दृष्टिकोण, एक पहचान, एक समुदाय, इसलिए कथन 2 सही है। 15 दिसंबर 1995 को आसियान सदस्यों ने बैंकॉक संधि के तहत दक्षिण पूर्व एशिया में परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, इसलिए कथन 3 सही है। अतः तीनों कथन सही हैं, आंसर सी। अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा नंदी पोर्टल लॉन्च किया गया? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी पशुपालन एवं डेयरी विभाग मंत्रालय, ऑप्शन सी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन है, या ऑप्शन डी पशु स्वास्थ्य के लिए अधिकार प्राप्त समिति। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी।